व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो मिस मत करना। उस पागल पत्नी से बचने के लिए जिसने मेरे साथ करोड़ों डॉलर का अनुबंध किया था, मैंने अपनी मौत का नाटक किया और 2 साल तक आजादी से जिया। जिंदगी बेहद सुखद थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि मॉल में टहलते हुए उसी रात मेरी उससे फिर मुलाकात हो जाएगी। मेरे बचपन के दोस्त और मैंने हेवन ऑन अर्थ नाम की एक आलीशान जगह पर 888 पैकेज ऑर्डर किया था। जब मैं बाथरूम में था, उसने मुझे बेल्ट से बिस्तर से बांध दिया। लियो रुआन ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, पागलपन के साथ। मेरे पति 2 साल पहले नहीं मरे थे, है ना पतिदेव? आपके पास पुनरुत्थान की ढाल है। पतिदेव, आप बड़े शरारती हैं। अगले आधे महीने के लिए मुझे फिर से अकेला छोड़ने की योजना बना रहे हैं। वह पागलों की तरह मुझसे चिपकी हुई थी, लगातार अंतरंगता की मांग कर रही थी। मेरी किडनी लगभग संगीत दे रही है, फिर भी वह पौष्टिक सूप का कटोरा लेकर आई और बोली, अच्छी रहो, इसे पी लो और हम आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम हियांग है। 2 साल पहले एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई थी। बेशक वह सिर्फ एक बहाना था। वह जिसने मरी हुई थी बूढ़ी हियांग, जिसे लियो रुआन यानी अनुबंधित पत्नी के साथ 5 साल के $10 मिलियन के विवाह अनुबंध को पूरा करने के लिए रहना पड़ा था। भगवान ही जानता है कि मैंने उन 5 सालों को कैसे सहन किया। योरुआन एक ऐसी महिला है जिसका नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनुबंध समाप्त होते ही मैंने वह भारी रकम ली, जो मेरे लिए बाकी जीवन आराम से जीने के लिए काफी थी, और बिना पीछे देखे भाग गई। अपनी मृत्यु का नाटक करना ही एकमात्र तरीका था जिससे मैं उससे पूरी तरह छुटकारा पा सकती थी। पूरे 2 साल बीत गए हैं। इन 2 सालों में जियांगशी में मेरा जीवन पूरी तरह से मुक्त और आसान रहा है। संगीत, मेरे बैंक खाते में करोड़ों रुपये हैं और दैनिक ब्याज ही मेरे लिए खर्च करने और मौज मस्ती करने के लिए काफी है। मैं इसे पूरा खर्च भी नहीं कर पाता। मैं अपने इकलौते जीवित रिश्तेदार, अपनी बहन हे शुई और अपनी प्यारी भतीजी बिंगबिंग को अपने गृहनगर से जियांगशी ले आया हूं ताकि वे मेरे साथ रह सकें। मैंने सबसे अच्छे स्कूल जिले में सीधे एक घर खरीदा है, जबकि बिंग ने अभी अभी किंडरगार्टन जाना शुरू किया है। और मेरा बचपन का दोस्त चेंजी भी, जो बचपन से ही मेरा सबसे करीबी दोस्त है, और हम एक ही पैंट पहनते थे। मैं पैसों का हिसाब किताब रखता हूं और वो कारोबार संभालता है। हमने मिलकर गांगशी के कई जिलों में एक्सप्रेस डिलीवरी पॉइंट्स का ठेका लिया है। हम आमतौर पर दखल न देने वाले बॉस की तरह काम करते हैं। हमारा रोज का काम बस रिपोर्ट्स को सरसरी तौर पर देखना और फिर आराम से बैठकर पैसे गिनना होता है। चेंजी के शब्दों में, श्याओ चांग, तुम अब मेरे लिए जीवन के आदर्श हो, धन के साक्षात देवता। उस रात चेंजी और मैं बारबेक्यू खा रहे थे, गली के प्रवेश द्वार पर एक सड़क किनारे की दुकान पर। वह मुंह में सींग दबाए बेतरतीब बातें कर रहा था। तुम बड़े चालाक हो शियाओ चोंग। मुझे सच में लगा था कि तुम उस समय फंस गए थे। लियो रुआन जैसी खूबसूरत बर्फ की रानी के सामने तुमने 5 साल तक उसके वफादार साथी बनकर उसकी हर जरूरत पूरी की। उसने बियर का एक बड़ा घूंट पिया और जोर से डकार ली। पता चला कि तुमने बस एक अमीर औरत को अपने जाल में फंसाया और 5 साल तक गुप्त रूप से नाटक किया, फिर पैसे लेकर भाग गए। मुझे लगा था कि तुम सच में कोशिश कर रहे थे, एक पालतू कुत्ता। मुझे लगा था कि तुम पूरी तरह से रीढ़ विहीन हो गए हो और महज एक चापलूस बन गए हो। चेनजी ने मेरी पीठ पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि गुर्दे की सींक लगभग गिर ही गई। मैंने संगीत अभी अभी अपने मुंह में चबाया था और वह बाहर निकल ही गई। लो हो गया। मैं जानता था कि मेरा भाई, जिसके साथ मैं बचपन से खेलता आया हूं, इतना रीढ़ विहीन नहीं हो सकता। मैंने ठंडी बियर का एक घूंट लिया और बस कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला सका। पालतू कुत्ता बीमार। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसका आनंद लिया? केवल मैं ही जानता हूं कि वे 5 साल कैसे थे। वह औरत लियो रुआन सचमुच शब्दों से परे है। खैर, मुझे पैसे मिल गए और मैं मुक्त। चलो अब और किसी बात की बात नहीं करते। यही वो जिंदगी है जो मैं अब सच में चाहता हूं। घर पर मेरी बहन हिशु ने गर्मा गर्म खाना मेज पर लगा दिया था। शियाओ चांग वापस आ गया है। जल्दी करो और हाथ धो लो, खाना तैयार है।
आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा ब्रेस्ट पोर्क रिब्स बनाई हैं। अंकल, मेरी छोटी भतीजी बिंग बिंग एक छोटे गोले की तरह दौड़ कर आई और तुरंत मेरी जांघ से लिपट गई। मैं हंसा, उसे गोद में उठाया और उसके गोल मटोल गाल पर एक चुंबन दिया। क्या तुम आज किंडरगार्टन में अच्छी बच्ची थी? बिंग बिंग है सबसे अच्छा। मेरे माता पिता का देहांत तब हो गया जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी बहन हिशु ने मुझे अकेले पाला और विश्वविद्यालय की पढ़ाई में मेरा सहारा बनी। वह मेरे लिए माँ जैसी है। बाद में मेरी बहन ने गलत व्यक्ति से शादी कर ली और बिंग बिंग के जन्म के कुछ समय बाद ही उसका तलाक हो गया। उसकी सेहत भी खराब हो गई। मैं उन दोनों को जांगशी ले आई ताकि वे एक अच्छा जीवन जी सकें। ये पारिवारिक बंधन ही है जिसे ही चांग सबसे अधिक महत्व देता है और किसी को भी इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खाने की मेज पर बिंग बिंग अपनी चॉपस्टिक चबा रही थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देख रही थी, आंखें झपकाते हुए। अंकल, क्या आपकी पूर्व पत्नी बहुत ही क्रूर थी? क्या इसीलिए आपने मरने का नाटक किया और चुपके से भाग गए? मेरी बहन ने बिंग बिंग के छोटे से हाथ पर धीरे से थपथपाया। बिंग बिंग, बकवास मत करो। मैंने शरारत से उसकी नाक पकड़ी और मुस्कुराते हुए उसे समझाया। बच्चों को क्या पता, अंकल दुनिया को बचाने गए थे और उन्होंने महान शैतान राजा को हरा दिया। मैं अभी अभी लौटा हूं। बिंग बिंग समझती हुई लग रही थी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाई, बस सिर हिलाया। ओह, अंकल तो एक महान हीरो हैं। उसके मासूम मुस्कुराते चेहरे को देखकर मेरा दिल पिघल गया। मुझे गर्माहट महसूस हुई, लेकिन किसी कारण से भले ही मेरा वर्तमान जीवन एक सपने जैसा लगता है, एक अस्पष्ट अवर्णनीय बेचैनी हमेशा मेरे भीतर गहराई में छिपी रहती है, खासकर ले रुआन नाम। ऐसा लगता है जैसे कोई अभिशाप मेरी हड्डियों में खुदा हुआ हो। मैंने अपना सिर हिलाया, उस अप्रिय भावना को दूर करने की पूरी कोशिश की। असंभव। संगीत, वह मुझे कैसे ढूंढ सकती है? जवान, वह बहुत बड़ी है और मैंने अपनी पहचान बदल ली है। शाम को मैं बिंग बिंग को अपार्टमेंट के नीचे पार्क में स्लाइड पर खेलने के लिए ले गया। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी उसकी छोटी सी प्यारी सी मुस्कान को रोशन कर रही थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था और उसकी हंसी चांदी की घंटियों की तरह मधुर थी। उसे देखकर मुझे गहरी शांति का अनुभव हुआ। ऐसा जीवन सचमुच स्वर्ग है। सप्ताहांत में मौसम बहुत ही सुहावना था। मैं कुछ समय पहले ही खरीदी गई एसयूवी चला रहा था। अपनी प्यारी भतीजी बिंग बिंग को साथ लेकर जांगशी के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर की ओर जा रहा था और गुनगुना रहा था, चाचा जी, मुझे वो और वो चाहिए। छोटी बच्ची अपनी सीट पर बैठी थी और कार की खिड़की के बाहर लगे रंगीन बिलबोर्ड की ओर इशारा कर रही थी। उसका छोटा हाथ, उसका संगीत उत्साहित चेहरा लाल हो गया। उसके लिए ये सब खरीदो, सब कुछ खरीदना ही होगा। खिलौनों के सेक्शन में नवीनतम बार्बी डॉल गिफ्ट सेट मिल गया। नाश्ते के सेक्शन में हमने आयातित चॉकलेट, फलों की कैंडी और उसके पसंदीदा पफ्ड स्नैक्स खरीदे। बच्चों के कपड़ों के सेक्शन में हमने राजकुमारी पोशाकों के कुछ सेट और संगीत खेल के सामान उठाए। बिंग बिंग ने ढेर सारे सामान को गले लगा लिया। उसकी आंखें मुस्कुराती हुई एक छोटी लोमड़ी की तरह सिकुड़ गईं, जिसने शहद चुरा लिया हो। उसने कहा, धन्यवाद अंकल, दुनिया में सबसे बेहतरीन है। मैं मुस्कुराई और संगीत ने उसकी छोटी सी नाक को चुटकी से दबाया। यही तो असल में जीने का एहसास है, आरामदायक, आजाद और मेरे प्यारे परिवार के साथ। हम एक शानदार ढंग से सजी दुकान के पास से गुजरे जहां महंगी घड़ियां बिक रही थीं। मेरा ज्यादा देखने का इरादा नहीं था। मैं पहले भी लियोरुआन के साथ कई बार खरीदारी कर चुकी थी और इससे ऊब चुकी थी, लेकिन मेरी नजर अचानक काउंटर के सामने एक पीठ पर पड़ी। गहरे रंग की पोशाक ने उसकी बेहद पतली कमर को साफ उभार दिया था। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लेकिन थोड़ी फीकी सी दिखने वाली मेकअप से सजी हुई और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक बेहद आकर्षक लग रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कांच के काउंटर में रखी घड़ी को देखने लगी। ये उसी चेहरे की परछाई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मानो एक पल के लिए धड़कना बंद हो गई हो। लियोरुआन, वह यहां कैसे हो सकती है? उसे अपने ठंडे व्यापारिक साम्राज्य में, हैशी में, अपनी एकांत रानी बनकर नहीं होना चाहिए। मेरे कदम अनायास ही रुक गए।
उस महिला को कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसने मेरी ओर देखा। जैसे ही उसकी नजरें मिली, धमाका हो गया। मेरे दिमाग में मानो कुछ फट पड़ा। उसकी आंखें अभी भी उतनी ही ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी थकावट और उदासी थी जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, मेरी यादों से भी गहरी। अगर यह औरत राख भी हो जाए तो भी मैं उसे पहचान लूंगा। ल्यूएन, वह सचमुच जांगशी आई थी। मेरा खून उस पल जम गया। मेरे हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। उसने भी मुझे देखा, लेकिन सिर्फ एक पल या उससे भी कम समय के लिए। फिर उसने शांति से अपना सिर पीछे घुमाया और आगे बढ़ गई। काउंटर पर रखी घड़ी को ऐसे देखो मानो मैं कोई अजनबी हूं जिसकी कोई अहमियत ही नहीं। नहीं, रुको। लियो रोयान को गहरे रंग के कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। काले प्रोफेशनल सूट के अलावा उनके वार्डरोब में लगभग सारे चमकीले हल्के रंग के कपड़े ही थे। वह कभी इस तरह का मेकअप नहीं करती थी जिसमें दिखावटीपन की झलक हो। उनका पूरा व्यवहार भी बदल गया था। पहले वह एक ऊंची और घमंडी बर्फ की चट्टान की तरह थी, जिनमें ऐसा अहंकार था कि लोग उनसे हजारों मील दूर भाग जाते थे। लेकिन मेरे सामने खड़ी महिला बिल्कुल अलग थी। वह एक काले ट्यूलिप की तरह थी जो रात में चुपचाप खिल रहा था। संगीत में निराशा की एक झलक थी। जरूर कोई गलती हुई होगी, है ना? मैंने उसे गलत समझा होगा। जांगशी बहुत बड़ी है, उसके जैसी दिखने वाली कई और भी होंगी। मैंने गहरी सांस ली, अपने बेतहाशा धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। अंकल बिंग बिंग ने मेरी आस्तीन खींची और अपनी बड़ी बड़ी झपकती आंखों से ऊपर देखा। फिर उन्होंने चुपके से दुकान में बैठी महिला को देखा। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, वह आंटी कितनी सुंदर है, लेकिन वह दुखी क्यों दिख रही है? क्या वह घड़ी खरीदनी है लेकिन पैसे नहीं है? ये मासूम शब्द मेरी गर्दन की संवेदनशील नस में चुभती सुई की तरह थे। दुखी? क्या लियू रुयान कभी दुखी हो सकती है? क्या वो हमेशा इतनी शांत और संयमित नहीं रहती थीं, मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में हो? बिंग बिंग को गलतफहमी थी। वो आंटी बहुत खुश हैं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बिंग बिंग का हाथ पकड़ा। चलो वहां खिलौने देखते हैं। अंकल तुम्हें रिमोट कंट्रोल वाली कार दिला देंगे। ठीक है। वाह, बच्चों का मन हमेशा इतना आसानी से बहक जाता है। मेरा ध्यान भटक गया था। मैं बिंग बिंग को लेकर लगभग दुकान से भाग ही गई थी, लेकिन मेरा दिल किसी अनदेखे हाथ ने जकड़ रखा था। ये बहुत तीव्र था। वह जानी पहचानी सी अनुभूति जो मेरी रगों में समा गई थी, गलत नहीं हो सकती थी। अगर सच में वह वही थी, तो वह जांगी क्यों आई थी? क्या वह बस यहां से गुजर रही थी? या मैंने इस विचार को आगे बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं की। मैं बिंग बिंग के साथ थोड़ी देर और मॉल में घूमती रही और कुछ और चीजें खरीदी, लेकिन मेरा मन बहुत पहले ही कहीं और भटक चुका था। वह आकृति, वह नज़र, मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। आखिरकार मैं किसी तरह मॉल से निकलने तक खुद को संभाल पाई। पार्किंग में मैंने बैग ट्रंक में ठूंस दिए, बिंग बिंग को सीट बेल्ट से बांधा, कार स्टार्ट की और पार्किंग से बाहर निकल गई। संगीत। मैंने अनजाने में रियर व्यू मिरर में देखा। मेरे पीछे सब कुछ सामान्य था। ऐसा लग रहा था कि मैं बेवजह ही ज्यादा चिंतित हो रही थी। संगीत। हाँ, ऐसा ही होगा। घर वापस आकर मेरा दिमाग अभी भी उस आकृति पर अटका हुआ था जिसे मैंने उस दोपहर मॉल के लग्जरी स्टोर में देखा था। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचती, उतना ही यह गलत लगता, और जितना ज्यादा मैं सोचती थी कि वो लेवान है, उतना ही मुझे और ज्यादा शक होता था। वो तीनों किरदार मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रहे थे, हल्के हल्के दर्द की तरह। मैंने अपना सिर हिलाया। छोड़ो भी, मेरी जिंदगी अब कितनी अच्छी है, मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? मैंने अभी अभी नहाया था और आरामदायक कपड़े पहन लिए थे। सोफे पर लेटकर छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए तैयार थी। तभी मेरे दोस्त चेंजी का फोन आया। शाचांग, पुराने स्पॉट पर चले, जन्नत है, चलो आराम करते हैं। मेरी तरफ से। चेंजी की आवाज हमेशा की तरह जोशीली थी। जन्नत है? मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। चेंजी और मैं पिछले 2 सालों में वहां काफी बार गए थे। वह जगह तनाव दूर करने के लिए अच्छी थी। दिन के समय का वह संदिग्ध एहसास पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। शायद जगह बदलने से मैं उस अप्रियता को पूरी तरह से भूल जाऊं। ठीक है,
मैं अभी आता हूं। वो एक आत्मा है, जल्दी करो दोस्त, मैं पहले ही नीचे पहुंच चुका हूं। मैंने फोन रखा, जैकेट पहनी, अपनी बहन को बताया कि मैं बाहर जा रहा हूं और जल्दी से नीचे भागा। एक चमकीली लाल स्पोर्ट्स कार खड़ी थी, नीचे गाड़ी खड़ी थी। चेंजी कार के दरवाजे से टिका हुआ था। उसके हाथ में एक बुझी हुई सिगरेट थी और उसने मेरी तरफ भौहें उठाईं। चलो चलते हैं शियाओ चांग। आज रात मैं तुम्हें सच में विलासितापूर्ण जीवन का अनुभव कराऊंगा। हम धरती के स्वर्ग की ओर तेजी से बढ़े। सुनहरे भव्य प्रवेश द्वार पर स्वागत करने वाली महिलाओं की एक कतार थी। सभी बेहद खूबसूरत थीं। चेंजा, जो उस जगह से परिचित था, ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सीधे अंदर चला गया। जब लॉबी मैनेजर ने उसे देखा तो उसने तुरंत मुस्कुराते हुए हमारा अभिवादन किया। भाई चेन, भाई, तुम दोनों को आए काफी समय हो गया, जल्दी अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। चेंज ने शान से हाथ हिलाया। वही रोज का काम, मुझे 888 पैकेज और टेक्नीशियन 38 से मिलवा दो। उसने मेरे कंधे पर थपथपाया। शियाओ चांग, तुम्हारा क्या? मुझे सोचने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। वही 888 और मेरा पुराना दोस्त टेक्नीशियन 24। उसने कहा। समझ गया। सम्मानित अतिथिगण, कृपया ऊपर आइए, आपके निजी कमरे तैयार हैं। मैनेजर झुककर अभिवादन करते हुए हमें ऊपर ले गया। चेंजी और मुझे एक एक शानदार निजी कमरा मिला, नरम आरामदायक मसाज बेड पर। थोड़ी ही देर में तकनीशियन पानी का बेसिन लेकर आ गई। तकनीशियन 24 एक शांत दिखने वाली युवती थी, लेकिन उसकी मसाज तकनीक काफी पेशेवर थी। मेरे पैर गर्म पानी में भीगे हुए थे और तकनीशियन मेरे कंधों और गर्दन को मध्यम बल से दबा रही थी। हमारे निजी कमरे एक दूसरे के बगल में थे और ध्वनिरोधन औसत दर्जे का था। मैं चेंजे की शेखी बघाड़ने की हल्की हल्की आवाज सुन पा रहा था। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने अभी अभी एक और जिला हासिल किया है। अगले महीने मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। हंसी रोके बिना नहीं रह सकी। ये आदमी अब भी वैसा ही था, पेशेवर सेवा का आनंद लेते हुए। दिन भर की चिंताएं और अस्पष्ट घबराहट गर्म भाप और आरामदायक मालिश से सचमुच धुल गईं। मेरा मूड धीरे धीरे शांत हो गया। वाकई पुरुषों को इस तरह के तनाव मुक्ति के तरीके की जरूरत होती है। जैसे ही मैं आराम से सोने ही वाली थी, पेशाब करने की अचानक इच्छा ने मेरी नींद में खलल डाल दिया। धिक्कार है, लगता है ये आज रात घर पर पी गई। धीमी आंच पर पकी सूप का असर है। 24, मेरा इंतजार करो, मुझे जरूरत है शौचालय जाने के लिए। मैं मसाज बेड से उठी और तकनीशियन को नमस्कार किया। चेंजे, मैं शौचालय जा रही हूं, मैंने बगल वाले कमरे में चिल्लाकर कहा। जाओ जाओ, क्या तुमने किडनी सप्लीमेंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं लिए? संगीत चेंजे ने वापस चिल्लाकर कहा। मैंने हंसते हुए उसे कोस दिया, चप्पल पहनी और निजी कमरे से बाहर निकल गई। हेवन ऑन अर्थ का सार्वजनिक शौचालय भी शानदार ढंग से सजा हुआ, साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था। पेशाब करने के बाद मैं सिंक की ओर चली। ठंडा पानी मेरी उंगलियों पर बह गया। मैंने अपने हाथों से पानी झाड़ दिया। हाथों में दर्पण में मेरा थोड़ा थका हुआ लेकिन शांत चेहरा दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी, बिना किसी चेतावनी के निजी कमरे में वापस जाने के लिए तैयार हुई, मेरी गर्दन के पिछले हिस्से में एक तेज दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने लाठी से जोर से मारा हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे चिल्लाने का भी समय नहीं मिला और मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ गया। मैं वहीं बेहोश हो गई। अपने निजी कमरे में चेंज अपने तकनीशियन 38 से लगातार बातें कर रहा था, अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में डींगे मार रहा था। जब मैं पर्याप्त पैसा कमा लूंगा तो मैं एक छोटा सा द्वीप खरीदो और वहां हर दिन रहो। काफी समय बाद उसे आखिरकार कुछ गड़बड़ महसूस हुई। शियाओ चांगंग, क्या वो बच्चा गड्ढे में गिर गया? वो इतने दिनों से गायब है। उसने अपना फोन निकाला और हाय चोंग को कॉल किया। माफ कीजिए, इस समय आपके द्वारा डायल की गई कॉल का जवाब नहीं दिया जा सकता। चेनजी ने भौहें चढ़ाईं और उसका दिल बैठ गया। धिक्कार है, क्या कुछ हुआ है? चेंजी अचानक मसाज बेड से उठ खड़ा हुआ। उसने तकनीशियन को कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। वह चप्पलों में ही बाहर भागा। शियाओ चांग, हे चांग, मैंने कई बार चिल्लाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शौचालय खाली था और गलियारा भयानक रूप से शांत था।
उसके पास मेरी बहन हिजू को पहले फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने इशारों में पूछा कि क्या मैं घर आ गई हूं। फिर उसने मेरी बहन से झूठ बोला कि मुझे पास के शहर में कुछ दुकानें देखने जाना है और मैं कुछ देर के लिए बाहर रहूंगी। मेरे सिर में भयानक दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने हथौड़े से जोर से मारा हो। मैंने दर्द से अपनी पलकें थोड़ी सी खोलीं। मेरी नज़र धुंधली थी। जब मेरी नज़र आखिरकार साफ हुई, ये कैसी जगह है? छत अपरिचित सी लग रही थी। उस पर एक आलीशान लेकिन उदास सा क्रिस्टल झूमर लटका हुआ था। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरी कलाइयों में एक ठंडी धातु जैसी सनसनी हुई। मैंने नीचे देखा। हे भगवान! मेरे हाथ धातु की बेड़ियों से जकड़े हुए थे, जो हेडबोर्ड से मजबूती से जुड़े हुए थे। मेरे टखने भी वैसे ही थे, ठंडे और सख्त। मुझे एक अजीब से बड़े बिस्तर पर इस तरह बांधा गया था। ये कैसी कहानी है? क्या हनी ट्रैप का स्तर बढ़ गया है? क्या उस कमीने चिनजी ने मुझे धोखा दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें न तो हिम्मत है और न ही अक्ल। कमरे की सजावट आलीशान थी, लेकिन रंगों का संयोजन विशेष रूप से गहरा था, जिससे एक अवर्णनीय डरावना माहौल बन रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध भी थी, एक जानी पहचानी सी इत्र की खुशबू। मेरे शरीर के सारे बाल तुरंत खड़े हो गए। मैं इस गंध को नहीं भूल सकता, चाहे वह जलकर राख ही क्यों न हो जाए। यह लियोरुयन का पसंदीदा खास इत्र था, दुनिया में उसकी इकलौती बोतल। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मानो गले से बाहर निकल आएगा। नहीं, ये असंभव। वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या मैं स्वर्ग में नहीं थी? क्या मैं बस बाथरूम नहीं जा रही थी? मेरे दिमाग में भयानक विचारों की एक श्रृंखला उमड़ पड़ी, जिससे मेरी खोपड़ी में झंझनाहट होने लगी। मैं गई काम से। इस बार तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूं। ये पागलपन मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक है। जैसे ही मेरा दिमाग उथल पुथल में था, संगीत उन धातु की बेड़ियों से खुद को छुड़ाने की बेताब कोशिश कर रहा था। क्लिक! दरवाजा धीरे से खुल गया। उसके बाद ऊंची एड़ी के जूतों की फर्श पर थपथपाहट की तेज आवाज आई। टैप टैप टैप। कदमों की आहट न तेज थी न धीमी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यमराज नजदीक आ रहे हों। हर कदम मेरी धड़कन पर सटीक पड़ रहा था। दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी, वही गहरे रंग की पोशाक जो मैंने उस दोपहर मॉल में देखी थी। खूबसूरत मेकअप के नीचे एक बीमार पीला चेहरा था। लियो रुएन। उसने भावहीनता से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी ठंडी थीं, लेकिन उस ठंडक के भीतर एक पागलपन का अंश छिपा था, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे पति, उसने कहा। उसकी आवाज डरावनी रूप से शांत थी। क्या तुम्हारी 2 साल पहले कार दुर्घटना में मौत नहीं हो गई थी? वह रुकी। उसके होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तुम्हारे पास पुनरुत्थान की ढाल कैसे है? हे भगवान, ये लाइन कितनी घिसी पिटी लग रही है। वह कदम दर कदम मेरी ओर बढ़ी। उसकी ऊंची एड़ियों की आवाज करीब आती गई। संगीत और दमन का एहसास और गहरा होता गया। मैं उस पर उस जानी पहचानी लेकिन अब डरावनी लगने वाली इत्र की खुशबू भी महसूस कर सकता था। वह बिस्तर के पास रुकी और मेरी ओर नीचे देखा, मानो किसी अनमोल चीज को बरामद कर रही हो। फिर उसने कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया। उसने अपनी कमर पर बंधी बेल्ट खोली, जो देखने में महंगी लग रही थी। फिर उसने उसी बेल्ट से मेरे ऊपरी शरीर को बांधना शुरू किया, उसे बार बार लपेटते हुए मुझे हेडबोर्ड से कसकर बांध दिया। संगीत, इस स्थिति में शर्मिंदगी का एक तीव्र एहसास तुरंत मेरे दिमाग में छा गया। पतिदेव, क्या आप शरारत कर रहे हैं? वह झुकी। उसके ठंडे बाल मेरे चेहरे पर आ गिरे। उसकी गर्म सांसें मेरे कान में फुहार की तरह लगीं। क्या तुमने मुझे फिर से अकेला छोड़ने की कोशिश की? उसकी आवाज में थोड़ी सी शिकायत थी, थोड़ी सी मुझे शक और एक घिनौना जुनून सवार था। फिर उसने अपना पूरा शरीर मेरे शरीर से सटा दिया। बेतहाशा मुझसे अंतरंगता की मांग और याचना कर रही थी। वह तीव्रता, वह जुनून ऐसा लग रहा था मानो वह मुझे अपनी हड्डियों और खून में इस कदर समा लेना चाहती हो कि फिर कभी अलग न हो सके। कसम से मैं सीधे शेर की गुफा में चला गया था। अगले आधे महीने तक मैंने कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी। अरे रुकिए, ये एक कैद की जिंदगी थी जहां मेरी हर तरह से सेवा की जाती थी। वह सचमुच मुझे अपनी निजी संपत्ति समझती थी, हर तरह से मुझे सताती थी। हर दिन मेरी किडनी कमजोर होती जा रही थी
और मैं पूरी तरह से थका हुआ महसूस करता था। जब भी मुझे लगता कि मैं मरने वाला हूं, वह मेरे लिए तरह तरह के महंगे टॉनिक लाती थी। जिंस सिंह, हिरण के सींग, समुद्री खीरा, अबालोन और यहां तक कि वह खुद अपने हाथों से बनाया हुआ सूप भी लाती थी। सूप देखने में भद्दा और स्वाद में बेहद खराब होता था, लेकिन उसमें मौजूद चीजें बहुत असरदार थीं, इसलिए उसमें ताकत की अपार शक्ति थी। उनमें रुकोंग रंग, बाजितियन, यिनयांग, हुआ, गियर, कई तरह की चीनी जड़ी बूटियां और अन्य कामोत्तेजक पदार्थ शामिल थे। इसके अलावा रोमानिया, शुई हैंगोंग, गोजीबेरी, फ्लीस फ्लावर रूट, हिशावू, कैटरपिलर फंगस, डोंग चोंग, चाकाओ, युकामिया बार्क, डूजोंग जैसी पारंपरिक जड़ी बूटियां और यहां तक कि कुत्ते, बैल, घोड़े, हिरण और बाघ जैसे विभिन्न जानवरों के लिंग भी। वह मुझे बहुत प्यार से चम्मच चम्मच करके खिलाती थी, कभी कभी तो मुंह से मुंह मिलाकर भी। फिर जैसे ही मुझमें थोड़ी सी ताकत आती, मुझे निचोड़ने का नया दौर शुरू हो जाता। ये क्या बकवास है? एक थप्पड़ के बाद एक मीठी खजूर? नहीं, ये मीठी यातना है। मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूं। ये कैसी अजीबो गरीब बात है। इस आलीशान लेकिन घुटन भरे पिंजरे में मैं वो जिंदगी जी रहा था जिसका मैंने सपना देखा था। नहीं, कुत्ते से भी बदतर जिंदगी, जहां मुझे हाथों और पैरों से लादा जाता था। लियो रुआन हर दिन समय पर आती थी। वो तरह तरह के लजीज व्यंजन लाती थी, ऐसी सामग्रियां जो मैंने सिर्फ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखी थीं। साफ तौर पर किसी माहिर शेफ के बनाए हुए लाजवाब पकवान। फिर वो बिस्तर के पास बैठ जाती और मुझे निवाला निवाला ऐसे खिलाती जैसे किसी बच्चे को प्यार से सहला रही हो। सच कहूं तो खाना बहुत स्वादिष्ट होता था, लेकिन तभी जब आप ठंड को नजरअंदाज कर सकें। मेरी कलाई और टखनों पर धातु की बेड़ियां थीं और उसकी आंखें, जो मेरे शरीर से हटती ही नहीं थीं, अधिकार की आग में जल रही थीं। मुंह खोलो पतिदेव। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जिसमें हल्की सी खुरदरीपन थी। मैं क्या कर सकता था? क्या मैं अपना मुंह खोलने की हिम्मत कर सकता था? कभी कभी शायद उसे लगता था कि खिलाने का यह तरीका बहुत उबाऊ है। वह गर्म सूप का कटोरा लाती। मैं तुम्हारे लिए इस पर फूंक मारती हूं। फिर वह खुद एक घूंट पीती, झुकती और मुझे मुंह से मुंह मिलाकर पिलाती। हे भगवान, पहली बार जब ऐसा हुआ तो मेरा पूरा शरीर जम गया और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं लगभग वहीं पर आत्मदाह करने ही वाला था। वह गर्म स्पर्श, उसकी आंखों में छिपी शरारत और उसका घुटन भरा अधिकार मुझे अत्यधिक शर्म और एक अजीब सी घबराहट से भर दिया। ये औरत जानती है कि किसी को कैसे सताया जाता है। दोहरा दर्द, शारीरिक और मानसिक। इस बार तुम कहाँ भागने की योजना बना रहे हो? वो पूछती, रेशमी स्कार्फ से मेरे चेहरे के कोने से टपकते सूप को पोंछते हुए। मुंह। उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि गुस्सा आ रहा था। उसकी आवाज प्रेमियों के बीच की अंतरंग फुसफुसाहट जैसी थी, फिर भी उसमें नियंत्रण की एक अटूट शक्ति थी। मेरे संगीत पति, उसने उन दो शब्दों को जोर से दबाते हुए कहा। मैं कहाँ भाग सकती थी? मैं चिपचिपे चावल के पकौड़े की तरह जकड़ गई थी। ओह रुको, अब यह संगीत पहलवानों के खेल में बदल गया था। एक बार वह विशेष रूप से अच्छे मूड में लग रही थी। एक अपरिचित धुन गुनगुना रही थी। एक फैंसी हैंडबैग से उसने एक चमकीला लाल रंग का सामान निकाला। उसने पुस्तिका दिखाई और मेरी आंखों के सामने लहराई। चमकीला लाल रंग मुझे लगभग अंधा कर गया। एक विवाह प्रमाण पत्र। तुम मुझे फिर से नहीं छोड़ सकते। हम कानूनी रूप से विवाहित जोड़े हैं। हमारे पास प्रमाण पत्र है। वह मछली चुराने वाली बिल्ली की तरह हंसी, विजयी भाव से। मैंने विवाह प्रमाण पत्र को देखा, फिर उसे। बहुत खूब। अब मैं सचमुच कानून के शिकंजे में आ गया हूं। अनजाने में 1 महीना ऐसे ही बीत गया। मैं पूरी तरह से थका हुआ और टूटने की कगार पर महसूस कर रहा था। ठीक उसी समय जब मुझे लगा कि वह मुझे मार डालेगी या मुझे खिला खिलाकर मार डालेगी, संगीत लियो रुएन एक पतला सा कागज का टुकड़ा हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर कई भाव थे, खुशी, चिंता और थोड़ी सी हैरानी। पति। उसने कागज मुझे थमा दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, मानो वह अपने इमोशंस को मुश्किल से रोक पा रही हो। मैं गर्भवती हूं। अचानक आई मुसीबत। मैंने लैब रिपोर्ट पर पॉजिटिव निशान को देखा। संगीत, मेरा दिमाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया।
गर्भवती किसकी, भला और किसकी हो सकती है? आजकल मैं इस बिस्तर पर पागलों की तरह तड़पने के अलावा और क्या कर रही हूं? उसे अनजाने में अपने पेट को ढंकते हुए देख रही हूं, और वो हल्का सा उभार, नहीं, शायद मुझे भ्रम हो रहा था, कोई खास उभार दिख ही नहीं रहा था। लेकिन हे भगवान, मैं पूरी तरह से दंग रह गया। वो गर्भवती थी और उसने सबसे पहले मेरे हाथों और टखनों पर बंधी हथकड़ी खोली। अब तुम कमरे में आराम से घूम सकते हो, उसने सपाट स्वर में कहा, मानो कोई मामूली बात कह रही हो। माँ को बेटे का दर्जा प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से मुझे उसकी कोख में मांस के एक टुकड़े की वजह से थोड़ी सी आजादी मिली। लेकिन इस छोटे से टुकड़े का क्या मतलब था? क्या आजादी मायने रखती है? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी कलाई की तरफ, जिन पर अभी भी साफ लाल निशान थे। ठीक है, वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। हिचचांग, चाहे कितना भी कमीना क्यों ना हो, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता, है ना? भले ही ये पत्नी थोड़ी ज्यादा गुस्सैल हो। चूंकि भाग जाना अब मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं बस किस्मत के भरोसे बैठ सकता था और उसके इशारों पर चल सकता था। मैं सच में गैर जिम्मेदार तो नहीं हो सकता, है ना? अंदर से खोखला होने का एहसास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके पेट का मांस। अब यही मेरा एकमात्र मृत्यु से छूट का टोकन था, लेकिन यह बेड़ियों का एक नया सेट भी हो सकता था। इस महीने मैंने अपने गले से घोड़े को जबरदस्ती बाहर निकाला। कुछ खास मौकों पर मैंने जो आवाजें निकाली, उनके अलावा मैंने मुश्किल से एक शब्द भी बोला था। तुम जांगी क्यों आए? तुम खास तौर पर मुझे तो नहीं ढूंढ रहे थे, है ना? जब मैंने यह पूछा तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसके पागलपन के स्तर को देखते हुए कोई कुत्ता भी इसे संयोग नहीं मानेगा। ल्यूरियन आईने के सामने खड़ी थी, अपनी गहरे रंग की पोशाक की सिलवटों को बड़े ध्यान से चिकना कर रही थी। जब उसने सुना मेरे सवाल पर, उसकी हरकतें थम गईं। आईने में मैंने देखा कि उसका चेहरा फिर से उसी जानी पहचानी घमंडी और अभिमानी रानी जैसी शक्ल में बदल गया। मानो कुछ पल पहले मुझसे इतनी उम्मीदें रखने वाली औरत मेरा ही भ्रम थी। हाय में कारोबार लगभग 1 साल पहले स्थिर हो गया था। वह मुड़ी, उसकी आवाज इतनी सपाट थी मानो वह किसी ऐसी घटना का वर्णन कर रही हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे लगा कि उस शहर से बहुत सारी दुखद यादें जुड़ी हुई हैं। वह खिड़की के पास गई और बाहर जांगशी की समृद्धि को निहारने लगी। उसने कहा, जांगी में अच्छी स्थिति है, नज़ारा और ताज़ी हवा। मैं यहाँ आराम करने और निवेश के माहौल को समझने आई हूँ। मैं बसने के बारे में सोच रही हूँ। उसने ऐसे कहा जैसे यह बिल्कुल सच हो। अगर मैं अभी अभी उसके बिस्तर से आजाद न हुई होती तो मैं लगभग उसकी बात मान ही लेती। और उस समय मॉल में मैंने जोर देकर पूछा, हाल ही में मॉल में तुम्हें देखना महज एक इत्तेफाक था। उसने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी। और फिर घटनाओं की यह पूरी श्रृंखला घटी। उसने इसे इस तरह कहा लापरवाही से, मानो मेरा अपहरण करना, मुझे कैद करना और मुझे अधमरा कर देना ये सब किसी दुर्घटना के बाद के स्वाभाविक परिणाम हों। धिक्कार है तुम्हारे पूरे परिवार पर। क्या ही रोमांचक कहानी है पतिदेव। उसने अचानक अपना व्यवहार फिर से बदल दिया। मेरे पास आकर अपनी उंगली से मेरी छाती पर हल्के से थपथपाया। वही जानी पहचानी बीमार सी अधिकार जताने वाली आभा लौट आई। तुम अच्छे लड़के नहीं बन रहे हो। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। और जब तुम मेरे जैसी खूबसूरत पत्नी है जो आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, ऐसे में आप धरती पर स्वर्ग जैसी जगह पर उन मोहक बेबाक महिलाओं की तलाश में क्यों जाएंगे? उसने बेबाक महिलाओं शब्द पर इतना जोर दिया मानो मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। कसम से, चेनर्जी और मैं तो बस पैर धोने गए थे और उसके मुंह से बात निकलकर बेबाक महिलाओं की तलाश में बदल गई। क्या पैरों की मालिश को मोहक माना जा सकता है? मैं समझाना चाहता था कि चेंजी और मैं तो बस आराम करने गए थे। ये एक शुद्ध या हरी मालिश। लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसके लाल होंठों ने तुरंत मेरे होंठों को ढक लिया। फिर चक्कर आने लगे और एक अवर्णनीय दृश्य सामने आया। ऐसा लग रहा था मानो वह इस तरीके से अपनी सारी असंतुष्टि और अधिकार भावना को मुझ पर गहराई से अंकित करना चाहती हो।
उसके बाद मैं बिस्तर पर मिट्टी के ढेर की तरह पड़ा रहा। मेरी किडनी में हल्की हल्की धड़कन हो रही थी। मैं इतना थका हुआ था जितना किसी निर्माण स्थल पर ईंटें ढोते समय भी नहीं होता था। ठीक है, मैं हाँफते हुए बोला और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मैंने हार मान ली। अब तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। मैं वादा करता हूं कि मैं भाग नहीं जाऊंगा। क्या इतना काफी नहीं है उसे मनाने के लिए? अगर मैं फिर से भाग गया तो मुझे सचमुच डर था कि वह मेरा पीछा दुनिया के कोने कोने तक करेगी और मुझे और भी क्रूर तरीके से सजा देगी। मैं हार मानता हूं। मेरी आज्ञाकारिता से लियू रुआन संतुष्ट हो गई। वह विजयी मुस्कान के साथ अपने सपाट पेट को धीरे से सहलाने लगी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, शायद यही मेरे लिए पहल करने का एकमात्र मौका है। मुझे तुम्हें ले जाना होगा। किसी से मिलना चाहती हूं। वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा असली परिवार। ला रुआन के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में तुरंत सतर्कता और बारीकी से देखने का भाव आ गया। ओह! उसने एक भौं उठाई। उसका वही ऊंचा और ठंडा व्यवहार लौट आया। किस तरह के रिश्तेदार? गरीब लोग? उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में थोड़ी चंचलता और थोड़ी घबराहट झलक रही थी। मैं देखना चाहूंगी। गाड़ी चल पड़ी और लुआन यात्री सीट पर बैठ गई। मैं अपनी सीट पर बैठी थी। उसकी निगाहें कभी कभी मेरी ओर जाती थीं, मानो मुझे बारीकी से देख रही हों। हम संगीत किसे देखने जा रहे हैं? उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज अभी भी वैसी ही थी, भावहीन। मेरी जिंदगी के सबसे अहम इंसान को। मैंने जवाब दिया। मैं और कुछ समझाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं समझा भी देता तो शायद अब वह यकीन न करती। जब हम नीचे मेरी बहन के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचे तो मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मौत की ओर जा रहा हूं। अपने पुनरुत्थान के बाद यह पहली बार था जब मैं उसे वहां ला रहा था। मैं अपने इकलौते रिश्तेदार, अपनी बहन और अपनी प्यारी भतीजी से मिलने गया था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह पागल औरत लियोर रुआन किस तरह की मुसीबत खड़ी कर देगी, लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से बिंग बिंग की प्यारी सी आवाज आई। कौन है? दरवाजा खुला। संगीत, मेरी बहन। वह दरवाजे पर बिंग बिंग का छोटा हाथ पकड़े खड़ा था। बैठक में कार्टून की आवाज अभी भी आ रही थी। अंकल, आप आखिरकार वापस आ गए। बिंग बिंग ने मुझे देखते ही मेरा हाथ छोड़ दिया। बहन का हाथ पकड़कर मैं एक छोटे तोप के गोले की तरह उछल पड़ी और मेरी जांघ से लिपट गई। ओह मेरी प्यारी बच्ची! मैं हंसी और उसे उठाने के लिए झुक गई। तभी अचानक मेरे पीछे एक तीखी, लगभग कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। मेरा शरीर अकड़ गया और मेरा दिल बैठ गया। मैं तो गई काम से। लियो रुआन मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पीला नहीं था, बल्कि एक भयानक सफेद रंग के बीच एक बीमार सा लाल रंग था। उसकी खूबसूरत आंखें अब उन्मादी क्रोध से भरी हुई थीं और वह मेरी बहन और बिंग बिंग को घूर रही थी। उसके बगल में, खासकर बिंग, बिंग की चाचा कहकर पुकार, ये एक माचिस की तीली की तरह थी जिसने उसे तुरंत भड़का दिया। तुम एक औरत को बाहर रख रहे हो। उसने मेरी बहन की ओर इशारा किया। उसकी आवाज कांप रही थी। और तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी है। उसकी निगाहें हैरान बिंग बिंग पर पड़ीं, जो डर के मारे मेरी बहन की टांग से लिपट गई थी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें यहां मेरे सामने दिखाने की? हे भगवान, इस औरत का दिमाग किस चीज का बना है? क्या वह सीमेंट का बना है? मेरी बहन, उसने कहा, भी बुरी तरह चौंक गई थी। अचानक उथल पुथल मच गई। उसने अनजाने में बिंग बिंग को अपने पीछे खींच लिया और लियोरियन को घबराहट से देखने लगी। तुम और मैं उसकी पत्नी हो! ल्यूरुआन चीखी और मेरी बहन की बात काट दी। फिर वह पागलों की तरह मेरी बहन और बिंग बिंग की ओर दौड़ी। छोटी, मैं तुम्हें मार डालूंगी! उसने गाली देते हुए बिंग बिंग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरी बहन डर गई और बिंग बिंग को कसकर पकड़े हुए पीछे हट गई। बिंग बैंग ने जोरदार, धरती हिला देने वाली आवाज निकाली। नहीं रुएन, इसे रोको! मेरी जान लगभग निकल गई। मुझे परवाह नहीं थी बाकी सब बातों के बारे में। मैं आगे बढ़ा और पीछे से उसकी कमर को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। क्या तुम पागल हो? वह मेरी बाहों में बुरी तरह छटपटा रही थी। उसकी ताकत चौंकाने वाली थी। वह लगातार गालियां दे रही थी। मुझे छोड़ दो हांग, तुम झूठे,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं उन्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। मेरी बहन जोर जोर से रो रही बिंग बिंग को पकड़े हुए थी और डर से मेरी तरफ और इस अचानक पागल हो चुकी औरत की तरफ देख रही थी। शियाओ चांगंग, क्या हो रहा है? मेरी बहन की आवाज कांप रही थी। मैं जानना चाहती हूं कि क्या हो रहा है। यहां भी बहुत बुरा हाल है, शांत हो जाओ। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर लियो रियान को एक तरफ घसीटा, लगभग उसे कोने में धकेल दिया। वह अभी भी छटपटा रही थी। उसकी आंखें बेकाबू शेरनी की तरह लाल थीं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। संगीत, मैंने अपनी आवाज धीमी की और उस पर दहाड़ा। ध्यान से देखो, वह मेरी अपनी बहन है। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। वह मेरी माँ जैसी है। कैसी बेटी! वह मेरी भतीजी है, मेरी बहन की बेटी, मेरी अपनी भतीजी। मेरी दहाड़ संगीत ने आखिरकार उसके ईर्ष्या और क्रोध से पागल दिमाग को वापस होश में ला दिया। थोड़ी सी स्पष्टता की स्थिति में लियो रुआन की संघर्षपूर्ण हरकतें अचानक रुक गईं। वह पूरी तरह जम गई, अविश्वास से मेरी ओर घूर रही थी। फिर उसने अपना सिर तेजी से घुमाकर मेरी बहन की ओर देखा, जो अभी भी रोते हुए बिंग बिंग को पकड़े हुए थी, कांप रही थी। उसके चेहरे के भाव अद्भुत थे, अत्यधिक क्रोध से लेकर सदमे, भ्रम और फिर अविश्वसनीय घबराहट के संकेत तक। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। ऐसा लग रहा था कि उसे आखिरकार एहसास हो गया था कि उसने एक गलती कर दी है, बहुत बड़ी हास्यास्पद गलती। आसपास का वातावरण पल भर में शांत हो गया। केवल बिंग बिंग की दर्द भरी सिसकियों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मेरा यह वाक्य मेरी अपनी भतीजी लियो रियान के सिर से पैर तक जलते गुस्से पर बर्फीले पानी की बाल्टी डालने जैसा था। वह वहीं जम गई, आंखें चौड़ी करके मुझे देखती रही। फिर अचानक अपना सिर घुमाकर मेरी बहन की ओर देखा, जो अभी भी बिंग बिंग को पकड़े हुए थी और बेहद डरी हुई लग रही थी। तुम्हारी अपनी बहन? उसकी आवाज कांप रही थी। पल भर के लिए उसके चेहरे से वह खूंखार, नरभक्षी जैसी नजर गायब हो गई थी। कुछ देर पहले उसके चेहरे का सारा रंग अचानक उड़ गया, जिससे वह अपने सामान्य बीमार जैसे मेकअप से भी ज्यादा पीली पड़ गई। आखिरकार, देर से ही सही, उसे अपनी गलती की बेतुकीपन समझ में आई। मेरी बहन भी इस अचानक हुए बदलाव से हैरान थी, अभी भी रो रही बिंग बिंग को पकड़े हुए और उसे बड़ी सावधानी से देख रही थी। अगले ही पल लियो रुआन ने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी आंखें फटी रह गईं। वह अचानक मुड़ी और मेरी बहन को एकदम सही 90 डिग्री का गहरा प्रणाम किया। बहन, मुझे बहुत अफसोस है, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। आवाज नम थी और उसमें चापलूसी का हल्का सा भाव भी था। मुझे गलतफहमी हुई, मैं इंसान नहीं हूं। मेरी आंखें थीं, लेकिन मैं थाई पर्वत को नहीं देख पाई। मैं मरने लायक हूं। मैं पूरी तरह से अवाक रह गई। मेरी बहन भी स्तब्ध थी। चीख सुनकर बिंग बिंग चौंक गई और एक पल के लिए रोना भी बंद कर दिया। उसके चेहरे के भाव इतनी तेजी से बदल रहे थे मानो सिचुआन ओपेरा में मुखौटे बदलते हों। माफी मांगने के बाद वह सीधी खड़ी हुई और फिर बिंग बिंग को देखा, जो अभी भी चुपचाप मेरी बहन की बाहों में सिसक रही थी। उसके चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लियोरियन के चेहरे पर वह सावधानी से नीचे झुकी और उस नन्ही बच्ची के करीब जाने की कोशिश करने लगी। रो मत प्यारी चाची। चाची का मतलब नहीं था। चाची आपसे माफी मांगती हैं, ठीक है। उसने बिंग बिंग के सिर को छूने की कोशिश की, लेकिन बिंग बिंग मेरी बहन के आलिंगन में सिमट गई। अपना छोटा सा सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाने लगी और जोर से रोने लगी। वाह, आ भरते हुए, बुरी इंसान, माँ, बुरी इंसान। लियो रुआन का फैला हुआ संगीत हाथ हवा में ही जम गया। उसकी मुस्कान जम गई। उसने देखा, थोड़ी असहाय चिंता से उसके माथे पर पसीना बह रहा था। वह मुझसे विनती भरी निगाहों से देख रही थी, मानो कोई छोटा पिल्ला अपने मालिक शियाओ चांग द्वारा छोड़ दिया गया हो। वह मुझसे मदद की गुहार लगा रही थी। उसकी आवाज में घबराहट का एक अंश था जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। मैं क्या कर सकता था? मैं भी हताश था। उह, बिंग बिंग, अच्छी बच्ची बनो, डरो मत। यह अंकल का दोस्त है, मैंने बेमन से समझाया। लियो रियोन की आंखें इधर उधर घूमी,
जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वह अचानक खड़ी हो गई और सीधे एक काला चमकदार कार्ड निकाला, उसका महंगा हैंडबैग। बहन, बिंग बिंग, मुझे माफ करना, सच में माफ करना, मुझे पता नहीं था। उसने कार्ड मेरी बहन के हाथ में थमा दिया। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी पसंद है, खरीद लो, सब मेरी तरफ से है, इसे मेरा मुआवजा समझो। मेरी बहन इस इशारे से चौंक गई और बार बार हाथ हिलाने लगी। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। संगीत, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें है, तुम्हें जरूर है, लियो रुयान ने जोर देकर कहा। बिंग बिंग, तुम्हें कौन से खिलौने पसंद हैं? बार्बी डॉल, लेगो या डिज्नी? राजकुमारी के कपड़े? चाची तुम्हारे लिए सब खरीद देंगी। बहन, कौन से बैग? तुम्हें कौन से गहने पसंद हैं? मैं किसी को भेजकर सीधे तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। वह लॉटरी जीतने वाली किसी नई अमीर औरत जैसी लग रही थी, अपनी दौलत का दिखावा करने के लिए बेताब। उसका आक्रामक रवैया देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह पूरा मॉल ही मेरी बहन के घर में लाद देना चाहती हो। मेरे माथे की नसें फड़कने लगीं। इस औरत का समस्या सुलझाने का तरीका हमेशा इतना सरल और भद्दा होता है। मेरी बहन समझदार है। लियो रुयान को देखकर मेरी ईमानदारी भरी प्रतिक्रिया और उसकी सावधानी तथा पेट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, साथ ही मेरे संक्षिप्त स्पष्टीकरण से शायद वह स्थिति का अधिकांश भाग समझ गई थी। उसका गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया था, लेकिन जब उसने मुझे और लियो रुआन को देखा तो उसके चेहरे पर घोर निराशा के भाव थे। छोआंग, मेरी बहन ने मुझसे फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में बेबसी भरी थी। आखिर हो क्या रहा है? मैं क्या कहूं? मैं बस टाल मटोल ही कर सकती थी। यह सब एक गलत फहमी है, बस एक गलत फहमी। रात के खाने के दौरान इसे और स्पष्ट करने के लिए उसकी ईमानदारी देखकर ल्यूरन ने खाना बनाने में मदद करने की पेशकश की। मेरी बहन और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। हम दोनों की आंखों में गहरा सदमा और किसी अपशगुन का संकेत था। वाकई सीईओ लू, जो आमतौर पर व्यापार में निर्णायक होती थी और बिना पलक झपकाए करोड़ों डॉलर के अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर देती थी, रसोई में घुसते ही पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई, मानो कपास के खेत में कोई कुत्ता खुला घूम रहा हो। या तो उन्होंने सोया सॉस की बोतल गिरा दी, जिससे चूल्हा अस्त व्यस्त हो गया, या लगभग खुद को ही चोट पहुंचा ली। सब्जियां काटते समय मेरी बहन ने अपनी उंगली में चोट लगा ली। मेरी बहन घबराकर उसे किनारे पर ले जा रही थी और लगातार उसे रसोई में आग लगने से रोक रही थी। मैं रसोई के दरवाजे पर झुककर ली रुआन को देख रही थी, जो डिजाइनर ड्रेस पहने, मेरी बहन का सस्ता फूलों वाला एप्रन ओढ़े, रसोई में अनाड़ी और घबराई हुई लग रही थी। एक पल के लिए मुझे यह थोड़ा मजेदार और थोड़ा दुखद लगा। वह अजीब तरह से एक प्लेट में रखा हुआ काला, पहचान में न आने वाला खाना लेकर आई। उसके चेहरे पर कालिख का धब्बा था, लेकिन वह एक बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी, जो प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा हो। हिजियांग, बहन, कृपया थोड़ा छकिए, मैं पहली बार खाना बना रही हूं। मेरी बहन और मैंने गहरे रंग के खाने को देखा और फिर उसकी उम्मीद भरी आंखों में देखा और बस मुस्कुरा दिए। ऐसा लगा जैसे यह मजबूत, उद्यमी और कुछ हद तक सनकी महिला सचमुच मेरे लिए अपना सारा स्वाभिमान और रुतबा छोड़ने को तैयार थी। मेरे जीवन और मेरे परिवार में घुलने मिलने की पूरी कोशिश कर रही थी। भले ही उसके तरीके संगीत का वर्णन करना मुश्किल था। बाद में मेरी बहन ने ताज़ा खाना बनाया और लुआन मेरी बहन के खाना पकाने के कौशल से बहुत प्रभावित हुई। उस दिन के बाद ल्योरवान का स्वभाव कुछ ऐसा था जैसे मेरी बहन के घर पर उसने एक घड़ी लगवाई थी। हे चांग, मुझे भूख लगी है। हे चांग, आज मैं बहन के बनाए मीठे और खट्टे पोर्क रिब्स खाना चाहती हूँ। हे चांग, बिंग बिंग कहती है कि उसे वो स्ट्रॉबेरी केक चाहिए जो मैंने खरीदा था। उसके बहाने अलग अलग थे, लेकिन मूल विचार एक ही था, मुफ्त में खाना खाने आना और गर्भवती महिला के खाने का ख्याल रखने का बहाना बनाकर परिवार की गर्मजोशी का अनुभव करना। मेरी बहन, हे सू, पहले तो हैरान और परेशान हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई। कभी कभी अगर लेवान थोड़ी देर से आती तो मेरी बहन बुदबुदाती, रुआन, आज वो अभी तक क्यों नहीं आई? जाहिर है लेवान बिना मदद किए खाना नहीं खाती थी। वो बर्तन धोने के लिए दौड़ पड़ती, जिसके कारण फर्श पर पानी फैल जाता था।
वो बिंग बिंग को शिल्पकला में मार्गदर्शन करने की कोशिश करती, लेकिन अंत में बिंग बिंग से ज्यादा मजा खुद ही करती और आखिरकार सामान बिखेर देती। उसे हजारों युआन की कस्टम मेड ड्रेस में, मेरी बहन के $10 के फूलों वाले एप्रन में, रसोई में संगीत अराजकता फैलाते हुए देखती। कभी कभी तो सचमुच उसका सिर खोलकर देखना चाहता था कि अंदर कैसी संरचना है। बिंग बिंग की बात करे तो वह छोटी बच्ची लियो रुयान की संगीत प्रतिभा और धैर्य की पूरी तरह से कायल हो गई थी। आयातित स्नैक्स को वह नियमित भोजन की तरह मानती थी और लिमिटेड एडिशन बारबी गुड़िया उसके खिलौनों के कोने में ढेर लगी रहती थीं। जब भी लीन आती, बिंग बिंग उससे एक छोटी पूंछ की तरह चिपक जाती। आंटी आंटी, क्या आपके पेट में पल रही छोटी बहन आज ठीक से रह रही है? आंटी, मैं आपको बता दूं कि उस छोटी मोटी बच्ची ने मुझे फिर से तंग किया। लुआन आधा झुककर बिंग बिंग की छोटी छोटी तुच्छ कहानियों को धैर्यपूर्वक सुनती थी। उसकी आंखें इतनी कोमल थीं कि मानो पिघल जाए। ये उस इंसान से बिल्कुल अलग थी जो अकेले में मुझे खा जाना चाहती थी। उन दोनों को देखकर मेरी बहन भी पहले चिंतित थी, लेकिन अब उसे यह बेहद मजेदार लग रहा था। शो चांग, तुम्हें पता है, थोड़ी नखरेबाज होने के अलावा यह रुआन नाम की लड़की वास्तव में काफी अच्छी है। मेरी बहन ने एक बार मुझसे फुसफुसाकर कहा, देखो वह कितनी सच्ची परवाह करती है बिंग बिंग के बारे में, और वह हमारे लिए चीजें खरीदने में कभी संकोच नहीं करती। बस उसका गुस्सा पटाखे जैसा है जो किसी भी पल फूट सकता है। मैं क्या कह सकता था? मैं बस सहमति में सिर हिला सकता था। वह निश्चित रूप से मेरे प्रति सच्ची थी। संगीत ऐसी सच्चाई जो मुझे अपनी पैंट से बांध देना चाहती थी। अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं चले, लियो रुआन को सुबह की उल्टी शुरू हो गई। वह दिन रात उल्टी कर रही थी। जो कुछ भी खाती सब बाहर निकाल देती। उसका गुस्सा भी बेकाबू हो गया। एक पल वह बिंग बिंग को मीठी मुस्कान दे रही होती और अगले ही पल वो मुझे बिना किसी वजह के नजरअंदाज कर देती। मैं बहुत देर तक टीवी देखता रहता था। मैंने ऑनलाइन जानकारी खोजना और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। आधी रात को अचानक उसे शहर के दक्षिण में स्थित एक पुरानी दुकान के खट्टे बेर के सूप की तलब लगी। बिना सोचे समझे मैं तुरंत वहां चला गया। जब मैं लौटा तब तक वो सो चुकी थी, लेकिन उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उसके सूजे हुए होठों की मालिश की, पिंडलियों को सहलाते हुए। मेरी तकनीक थोड़ी अनाड़ी थी। उसने जोर से शिकायत की, लेकिन उसका शरीर ईमानदार था। आनंद में गुनगुनाते और कराहते हुए उसकी आंखें ऐसे बंद थीं जैसे किसी बिल्ली को प्यार से सहलाया जा रहा हो। हे चिंग, क्या तुम सही जगह पर सहला रहे हो? क्या तुमने कुछ खाया भी है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर भी उसकी आंखों में एक ऐसी कोमलता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कई बार देर रात को वह अपना सिर मेरी छाती में छिपा लेती थी। उसकी आवाज दबी हुई थी, जिसमें एक ऐसी कमजोरी थी जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। मैं एक बड़े से घर में अकेला रहता था। घर बहुत ठंड थी। सब मुझसे डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुझसे अपने दिल की बात कह सके। वो 2 साल जब मुझे लगा कि तुम मर गए हो, उसने अपनी बात पूरी नहीं की, बस मुझे और कसकर गले लगा लिया। संगीत, उसी पल मुझे अचानक लगा कि ये घमंडी औरत उतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। उस कमीने चैनर्जी ने आखिरकार मुझसे संपर्क कर लिया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उसकी तेज आवाज गूंजी, शियांग, तुम कहाँ चली गई थीं? मुझे लगा कि तुम्हें एलियंस ने अगवा कर लिया है। मैंने उसे ध्यान से बताया। लियू यान की गर्भावस्था और उससे पहले के प्रसवोत्तर आराम की खबरें, जिनमें कुछ अहम बातें छोड़ दी गई थीं। फोन के दूसरी तरफ आधे मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर जोरदार हंसी फूट पड़ी। हे भगवान, हे चांग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। ये तो मिशन इम्पॉसिबल जैसा है, जिसमें तुम मुख्य भूमिका में हो और तुमने चुपके से एक बच्चा भी पैदा कर लिया। अमीर औरत गेंद लेकर दौड़ रही है। अरे रुको! अमीर औरत पापा को गेंद लेकर दौड़ने में मदद कर रही है। हाँ, कमाल है। उस औरत लियो रुआन ने सच में तुम्हारी किडनी तो नहीं चूस ली? भाई, मेरे पास खानदानी गुप्त नुस्खा है। क्या मैं इसे तुम्हारे साथ क्लाउड पर शेयर करूं? उसकी भद्दी बातों को सुनकर मेरा मन किया कि फोन लाइन के आर पार जाकर उसे पीट दूं। दफा हो जाओ, गुर्दे की बीमारी तो तुम्हें है,
गुस्सा मत करो यार। चिंजी हंसी। सच में, अब तुम्हारा बच्चा है, तुमने तो जैकपॉट जीत लिया है, सीधे अपनी जिंदगी के शिखर पर पहुंच रहे हो। संगीत। अब तुम दोबारा काम क्यों करोगे? घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करना और अमीर औरत से सहारा पाना कितना बढ़िया होगा। मैं इतना आलसी था कि उससे बहस करो। संगीत। उस आदमी की सोच हमेशा से ही विचित्र थी। उसका नैतिक कंपास केवल अच्छी शक्ल और मोटी जेब से ही मेल खाता था। बाद में लियो की बहन सचमुच उसके साथ बच्चे के लिए खरीदारी करने गई। दृश्य जितना अजीब हो सकता था उतना ही अजीब था। लियो रुयान की आंखें बेहद छोटे कपड़ों, जूतों और बेबी बॉटल को देखकर चमक उठीं। ये सुंदर है, इसे खरीद लो। इसका कपड़ा आरामदायक है, इसे खरीद लो। ये इंपोर्टेड है, बच्चे के लिए अच्छा है, सबको लपेट दो। वह चलने के लिए तैयार लग रही थी। पूरा बेबी स्टोर घर ले आई। मेरी बहन ने बेबसी से उसे रोक लिया। रुआन, संगीत, हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे और वह बहुत छोटा है। बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। लियो। रुआन ने बस पलकें झपकाईं और एक विनम्र भाव से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। मैंने उसे कोमल छोटे कपड़ों को धीरे धीरे और ध्यान से सहलाते हुए देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद और खुशी बिल्कुल सच्ची थी। वह सचमुच इस बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। समय बीतता गया। बाएं और लियुआन का पेट दिन ब दिन गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा था। जैसे जैसे प्रसव की तारीख नजदीक आती गई, घर का माहौल तनावपूर्ण होता गया और मैं, जो पिता बनने वाला था, सचमुच घबरा रहा था। मैं दिन भर पेरेंटिंग की किताबों के पन्ने पलटता रहता था। मुझे लगता था कि मुझे हर शब्द पता है, लेकिन उन्हें एक साथ जोड़ने पर कुछ भी समझ नहीं आता था। शियाओ चांग, इधर उधर घूमना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहा है। मेरी बहन हिशु एक हाथ में चिकन सूप का कटोरा लिए और दूसरे हाथ से अपनी कमर को सहारा दिए हुए थी। वह मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं बैठक में बिना सिर वाली मुर्गी हूं। वह एक अनुभवी माँ थी और बहुत शांत थी। खुद लियू रुआन मुझसे भी ज्यादा शांत थी, या शायद यह उन्माद का ही एक और रूप था। वह लगातार मुझ पर हुक्म चलाती रहती, कभी यह कभी वह मांगती रहती। आज उसे शहर के पूर्वी हिस्से से टोफू चाहिए था, कल पश्चिमी हिस्से से उस्मानथिस केक, और परसों अचानक उसे स्वेटर बुनने की इच्छा हुई। लेकिन उसने धागे को मकड़ी के जाले की तरह उलझा दिया और मेरी बहन को थमा दिया। मुझे पूरा शक था कि वह इस मौके का फायदा उठा रही थी। मुझे सताओ और गर्भावस्था के सुखों का आनंद लो। आखिरकार एक धूप भरी दोपहर में उसने अपना पेट पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे लगता है कि समय आ गया है। मेरा दिमाग सुन्ने हो गया। पिछले कुछ दिनों में मैंने प्रसव के लिए जो सावधानियां याद की थीं, वे पूरी तरह से गायब हो गईं। बहन, जल्दी करो, रेनैन को प्रसव पीड़ा हो रही है। मेरी बहन मुझसे तेज थी। उसने अस्पताल का बैग पहले से ही पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अफरा तफरी के बीच हम आखिरकार लियो रुगन को प्रसव कक्ष में ले गए। 3 लाल शब्द, ऑपरेटिंग, प्रगति में है। ये शब्द मेरे दिल पर 3 पहाड़ों के दबाव की तरह चमक उठे। मैं पसीने से तर हाथों के साथ दालान में एक बेंच पर बैठ गया। अंदर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा था, जिससे मैं अभी तक मिला भी नहीं था। समय रेंगता हुआ बीत रहा था। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। मेरी बहन ने मेरे कंधे पर थपथपाया। सब ठीक है, बर्बादी का शरीर मजबूत होता है और डॉक्टर सबसे अच्छे हैं। मुझे सारी बातें समझ आ रही थीं, लेकिन मैं उन अजीब विचारों को रोक नहीं पा रहा था। क्या होगा अगर? मैंने जल्दी से उन अप्रिय विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। मुझे नहीं पता कैसे। काफी समय बीत गया, शायद कुछ घंटे, शायद बस एक पल। प्रसव कक्ष का दरवाजा खुला। एक नर्स एक नन्हा सा बच्चा लिए बाहर आई। उसके चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान थी। बधाई हो, माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। 6 पाउंड और 8 औंस। ये एक खूबसूरत बच्ची है। मैं कुर्सी से उछल पड़ी। मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे। माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। ये एक बेटी है। मेरे ऊपर लटका हुआ भारी बोझ आखिरकार धड़ाम से मेरे पेट में वापस चला गया। मेरी नाक में जलन हो रही थी और मैं लगभग फटने वाली थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नर्स के पीछे पीछे बच्ची को देखने गई। वह एक नन्ही सी गुलाबी गुड़िया थी।
आंखें कसकर बंद थीं। उसका छोटा सा मुंह कभी कभार चटक रहा था। यह मेरी बेटी है। मेरा दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी कोमल नन्हे हाथ ने उसे धीरे से सहलाया हो। संगीत पल भर में पिघलकर पानी बन गया। नर्स ने उसे मेरी बाहों में रख दिया। मैंने उसे जकड़कर पकड़ रखा था। सांस लेने से डर रही थी। इस डर से सहमी हुई थी कि कहीं गलती से इस चीनी मिट्टी की गुड़िया को तोड़ न दूं। वह इतनी छोटी, इतनी कोमल थी। मैं तो बस अब और नहीं रह सकती। हे चुंग, शायद यह जीवन यहीं समाप्त हो गया। मैं पूरी तरह से इस पल में खो गई हूं। छोटी बच्ची, एक दासी बेटी, क्या यही परिभाषा नहीं थी? मैं वार्ड में दाखिल हुआ। लियो रुआन बिस्तर पर लेटी हुई थी, पीली पड़ी हुई। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें थीं। जब उसने बंडल में लिपटी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसी कोमलता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी कोमलता जो हिमखंड को भी पिघला सकती थी। उसने उंगली बढ़ाकर अपनी बेटी के नन्हे से गाल को धीरे से छुआ। उसके होठों पर एक कमजोर लेकिन संतुष्ट मुस्कान थी। हे चांग, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। मैंने उसे देखा, फिर बच्ची को। मेरा दिल भावनाओं के भंवर में फंस गया था। ये औरत मुझे इतने लंबे समय तक सताया था और अब उसने मुझे एक बेटी भी दे दी थी। तुमने बहुत मेहनत की। लंबे मौन के बाद मैंने किसी तरह कहा। वह कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। अपनी बेटी का नाम रखते समय हम एक दुर्लभ सहमति पर पहुंचे। चलो उसका नाम ही नान रखते हैं। लियोरियन ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, अगर आप किसी को याद रखते हैं तो वह जवाब देगा। मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। यह नाम मेरे प्रति उसके निरंतर, लगभग जुनूनी लगाव, संगीत और हमारी गहरी यादों और स्नेह का विस्तार था। इस मुश्किल घड़ी में भी खुशी ही खुशी है। जिस दिन हमें अस्पताल से छुट्टी मिली, मेरी बहन और बिंग बिंग सबसे ज्यादा उत्साहित थीं। छोटी हीनी को गोद में लिए मेरी बहन की आंखों में आंसू थे। ये कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत। हमारे परिवार में एक नया सदस्य आ गया है। बिंग बिंग पालने के पास पंजों पर खड़ी होकर अपनी छोटी बहन को देख रही थी, जो गहरी नींद में सो रही थी। अंकल आंटी, छोटी बहन कितनी प्यारी है। उसने अपनी छोटी उंगली बढ़ाकर ही नियान के गाल को छूना चाहा, लेकिन मेरी बहन ने उसे तुरंत रोक दिया। बिंग बिंग, धीरे से, छोटी बहन अभी छोटी है, उसे यूं ही छूना नहीं चाहिए। ओह ओह, बिंग बिंग ने आधा समझते हुए सिर हिलाया, फिर गंभीरता से कहा, मैं अब से एक अच्छी बड़ी बहन बनूंगी और छोटी बहन की रक्षा करूंगी। कमरे में मौजूद सभी को देखते हुए मेरी बहन की प्यारी मुस्कान, बिंग बिंग का मासूम वादा और लियो रुआन का थका हुआ लेकिन कोमल चमकता चेहरा, मुझे अचानक लगा कि पहले की सारी बेतुकी बातें अब उतनी मायने नहीं रखतीं। अब मैं बस अपने सामने दिख रही हर चीज की रक्षा करना चाहती थी। हालांकि मुझे पता था कि लियो रुआन के स्वभाव को देखते हुए भविष्य में जीवन शायद शांतिपूर्ण नहीं होगा। तो क्या हुआ? मुसीबत का सामना बचाव से करो और पानी को मिट्टी से ढक दो। लियो रुआन ने कुछ समय घर पर आराम किया। उनका आराम का समय बहुत ही शानदार रहा। मेरी बहन हेउ द्वारा बनाया गया हर कटोरा सूप उन्होंने पिया और घर में लगातार सप्लीमेंट्स आते रहे। छोटी हिनान हर दिन बदलती जा रही थी और भी प्यारी होती जा रही थी। जब लुआन चलने फिरने लायक हो गई तो उसने आदेश दिया, हे चांग, संगीत और हम हाइशी वापस जा रहे हैं। मैं छोटी हीनी का डायपर बदलते हुए मेरा हाथ कांप रहा था और मैंने लगभग अपनी बेटी को चिपचिपे चावल के पकौड़े की तरह लपेट लिया था। हिशी, वापस जाओ, वह तुम्हारा इलाका है, तुम्हारे पापा का इलाका। क्या डरी हुई हो? लियो रुआन ने तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर उसकी जानी पहचानी 3/4 उदासीनता और 7/4 शरारती मुस्कान थी। मेरे माता पिता तुमसे और नान से मिलना चाहते हैं। राज आदेश जारी हो चुका है। मैं क्या कर सकती थी सिवाय मानने के? कुछ दिनों बाद एक निजी विमान में मैंने छोटी हीनी को गोद में लिया और उसकी तरफ देखा। खिड़की के पास तैरते बादल, मेरा दिल बेचैन। ये पूरा दृश्य मुझे धरती पर स्वर्ग जाने से भी ज्यादा घबरा रहा था। लियो परिवार का महल मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भव्य था। नक्काशीदार लोहे का द्वार धीरे धीरे खुला, मानो हम किसी शाही बगीचे में प्रवेश कर रहे हों। बैठक कक्ष के बीच में
एक गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसने गहरे नारंगी रंग का सूट पहना था, उसके बाल करीने से कंघी किए हुए थे और उसकी आंखें इतनी तीक्ष्ण थीं कि किसी की आत्मा को भेद सकती थीं। ये लियो रुयान के पिता लियो वा थे, जो परिवार के मुखिया थे, लियो समूह। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सिर से पैर तक एक्सरे किया जा रहा हो। मेरे हर बाल से लेकर हर नाखून तक की बारीकी से जांच की जा रही थी। हवा में इतना शोर था कि आंसू बह रहे थे, लेकिन लियो रुआन शांत थी। वह आगे बढ़ी और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, ये हेचिंग है जिसे आप जानते हैं, और यह नान नान है। उसकी आवाज में बेटी की कैसी मासूमियत थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। लियो हुआ की निगाहें मुझ पर करीब 10 सेकंड तक टिकी रहीं। फिर मेरी गोद में बैठी छोटी ही ने, शायद तनाव को भांपते हुए, मेरी ओर देखने लगी। वातावरण के कारण या शायद भूख या नींद के कारण उसने अपने होंठ सिकोड़े और एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। संगीत, यह चीख एक दिव्य स्पर्श थी। लियोहा की निगाहें तुरंत नरम पड़ गईं और मुझसे हटकर नन्हे हीने पर टिक गईं। उनके चेहरे पर मौजूद कठोरता और जांच पड़ताल स्पष्ट रूप से गायब हो गई। ओह मेरी प्यारी पोती, तुम क्यों रो रही हो? वह झुके और सावधानी से मेरी बाहों से बच्ची को ले लिया। उनका यह व्यवहार उस तरीके से बिल्कुल विपरीत था जिस तरह से उन्होंने अभी अभी मुझे घूरा था। संगीत में नन्हा ही यान का उसकी बाहों में रोना धीरे धीरे कम हो गया और उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर उसकी उंगली भी पकड़ ली। लियुआ के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। वह थोड़ी बनावटी थी, लेकिन निश्चित रूप से एक मुस्कान थी। उस रात लुओ परिवार ने एक भव्य पारिवारिक भोज का आयोजन किया। उन्होंने इसे पारिवारिक रात्रि भोज कहा, लेकिन इसका पैमाना उन सभी कंपनी के वार्षिक रात्रि भोजों से कहीं अधिक भव्य था जिनमें मैं कभी शामिल हुआ था। वहां एक लंबी भोजन मेज थी, लजीज व्यंजन थे और अनगिनत रिश्तेदार थे जिन्हें मैं नाम नहीं बता सकता था, लेकिन जो स्पष्ट रूप से अमीर और प्रतिष्ठित वर्ग से थे। कुलीन वर्ग। लुआन ने एक सुंदर शाम की पोशाक पहनी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से सोए हुए बच्चे को प्यार से सहला रही थी। वे भीड़ के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी और शांत मुस्कान थी। सभी लोग। उसकी आवाज़ स्पष्ट और प्रभावशाली थी, जिसमें एक अचूक व्यक्तित्व झलक रहा था। आइए मैं आप सभी का औपचारिक परिचय कराती हूं। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व, कोमलता और अपने अधिकार का संकेत था। ये मेरे पति हांग है और ये हमारी बेटी हिनान है। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर तरह तरह की फुसफुसाहटें और बधाई संदेश गूंज उठे। मुझे महसूस हो रहा था कि अनगिनत निगाहें मुझ पर टिकी हैं, कुछ आशीर्वाद से, कुछ जिज्ञासा से, कुछ ईर्ष्या से और शायद कुछ तिरस्कार से। भला किसे परवाह? अब तो मुझे कानूनी मान्यता मिल चुकी है। रिश्तेदार एक एक करके बधाई देने आए, तरह तरह की शुभकामनाएं दीं। खासकर एक महिला जो भड़कीले कपड़ों में थी और लियोरान से ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। उसकी निगाहें मुझ पर ऐसे टिकी थीं मानो मैं कोई दुर्लभ प्राणी हूं। रुएन, तुम्हें सचमुच अपनी धूप मिल गई है। बारिश के बाद उसने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। लियोरियान ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, भाग्य के मामलों की भविष्यवाणी कौन कर सकता है। मैं वहां एक सहारे की तरह खड़ा रहा, मुस्कुराहटों में साथ देता रहा, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी स्थिरता का एहसास हुआ। जैसे ही भोज समाप्त हुआ, लिहोआ ने मुझे अकेले अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। उसने धीरे धीरे चाय बनाई। उसकी चाल स्थिर थी। उसने चाय बनाना शुरू किया। उसकी आवाज दिन के मुकाबले नरम थी। रुआन बचपन से ही ऐसी है। जब वह किसी बात पर मन बना लेती है तो 9 कटोरे भी उसे नहीं रोक सकते। वापस मैंने सिर हिलाया, सोचते हुए, आप अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। संगीत। मैंने रियान को कहते सुना कि आपका जांगी में एक छोटा मोटा व्यवसाय है, बस थोड़ा बहुत काम करके गुजारा करते हैं। मैंने विनम्रता से जवाब दिया, क्या आप समूह में मेरी मदद करने में रुचि रखते हैं? उसने अचानक संगीत विषय बदल दिया। मैं दंग रह गई। क्या वह मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है? मैंने तुरंत अपना लहजा बदल लिया। सच में,
अभी मुझमें व्यवसाय की कोई प्रतिभा नहीं है। मैं बस एक स्थिर जीवन जीना चाहती हूँ और रुआन और नियॉन का अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? क्या लू समूह तो भेड़ियों का अड्डा जैसा है क्या? मेरा छोटा सा शरीर तो वहां नाश्ते के लिए भी काफी नहीं होगा। लियू हुआ ने मुझे गौर से देखा, फिर सिर हिलाकर बोली, और कुछ नहीं। जब तक रुयान खुश है, ठीक है। जब मैं अध्ययन कक्ष से बाहर आई तो लियो रुआन दरवाजे पर हीने को गोद में लिए मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पिताजी ने तुमसे क्या कहा? उसने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, बस यूं ही बातचीत, उसने मुंह बनाकर कहा। साफ तौर पर उसे यकीन नहीं हुआ। पति, वह अचानक मेरे कान के पास झुकी, थोड़ा गर्व जताते हुए, और उसकी आवाज में जीत का भाव था। अब तुम हमारे लिए परिवार के हीरो हो। जब एक व्यक्ति सफल होता है तो पूरे परिवार को फायदा होता है, समझे? मैं हंसे बिना नहीं रह सकी। राइली, ये औरत मेरा फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन उसकी आंखों में बेकाबू मुस्कान और उसकी बाहों में सो रही हमारी बेटी के प्यारे चेहरे को देखकर, ठीक है, हीरो तो हीरो ही होता है। हाइशी में बिताए दिन वास्तव में काफी अच्छे थे, सिवाय लियुआ की कभी कभार की उस नज़र के, जिससे मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वह कुछ चाहता है मुझे शोध के लिए टुकड़ों में बांटने के लिए। एक दिन गहरी नींद में सो रही हिनान को गोद में लिए लियो रुआन अचानक बोली, हाय चांग, कल मेरे साथ कहीं चलो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये औरत अब क्या मुसीबत खड़ी करने वाली है? कौन सी खास जगह? वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। वह जितनी बार ऐसा करती, मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। अगले दिन कार कई मोड़ों से गुजरी और आखिरकार एक भारी भरकम इमारत के बाहर रुक गई। सुरक्षा से घिरा परिसर, ऊंची दीवारें, कांटेदार तार और प्रवेश द्वार पर कई गंभीर चेहरे वाले सुरक्षा गार्ड। एक मानसिक अस्पताल? मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया। लियो रुआन कुछ नहीं बोली, बस सीधे अंदर चली गई, हाथ में ह्योन लिए हुए। मैं भी तेजी से उसके पीछे गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। वह मुझे यहां क्यों ला रही है? संगीत? क्या उसका कोई दृष्टिहीन रिश्तेदार पागल हो गया है और वह चाहती है कि मैं उससे मिलने जाऊं और यहां के हालात जानूं? कई लोहे के फाटकों से गुजरते हुए हम एक मुलाकात क्षेत्र में पहुंचे। मोटे शीशे से मैंने दो लोगों को देखा, गिबोआ और बिंग बिंग। अगर वे संगीत राख में बदल गए होते तो मैं उन दोनों नामों को पहचान लेता। वे दोनों कमीने ही थे जिन्होंने ऐसा किया था। लेकिन अब मेरे सामने जो लोग हैं, गिबोआ ने एक चौड़ा रोगी गाउन पहना हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें खाली थीं। वह कोने में बैठा था, उत्साह से अपनी उंगलियां चबा रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। बाइंडिंग बिंग की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वह एक तकिया पकड़े दीवार से बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज किसी महिला भूतनी की तरह उदास थी। धिक्कार है, ये दोनों पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनका अतीत, अहंकार और तीक्ष्ण बुद्धि का कोई नामो निशान नहीं था। वे दोनों बिल्कुल पागल थे। लियोरियन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने शीशे के पार से उन दोनों को ऐसे देखा जैसे वे दो चींटियां हों। मैंने उन्हें अंजाम भुगतने पर मजबूर किया और उन्हें इस हालत में पहुंचाया, उसने लापरवाही से कहा। लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जब ये औरत गंभीर हो जाती है तो सचमुच निर्दयी हो जाती है। फिर भी मुझे एक अजीब सी संतुष्टि क्यों महसूस हो रही थी। लियो रोयान ने अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों में मासूम हिनान को देखा, लगभग धार्मिक स्वर में, एक ऐसी हिदायत जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कहा, नानी, इन दोनों दरिंदों को ध्यान से देखो। ये बुरे लोग हैं। इन्होंने उस समय तुम्हारे पिता और मुझे लगभग मार ही डाला था। वह रुकी, उसकी आंखें और भी ठंडी, लगभग जम सी गईं। जब तुम बड़ी हो जाओ, अगर तुम्हें कभी ऐसे लोग फिर से दिखे तो विनम्र मत रहना। उन्हें गालियां दो, उन्हें मारो, उन्हें पता चलने दो कि प्रतिशोध क्या होता है। ऐसे लोग मरने के लायक हैं। उनका अस्तित्व हवा की बर्बादी है। मेरे होंठों के कोने पर एक झंझनाहट सी हुई। पत्नी, हमारी बेटी 1 महीने से भी कम की है। क्या यह प्रसव पूर्व शिक्षा कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं है?
उन्हें गालियां दो, उन्हें मारो। शिक्षा के प्रति उनका दर्शन, जिसमें स्पष्ट प्रेम और घृणा दोनों थे, निश्चित रूप से गहन था। जोड़ा और बाइंडिंग बिंग की दयनीय आधी इंसान, आधी भूतिया अवस्था को देखकर और फिर ल्यूयन के शब्दों पर विचार करते हुए मुझे अचानक एक एहसास हुआ। मैं समझ गया कि वह मेरे प्रति इतनी अधिक अधिकार भावना क्यों रखती थी। मैं समझ गया कि वह इतनी जुनूनी, यहां तक कि थोड़ी पागल भी क्यों थी। मेरे मरने के बाद वह मेरी रक्षा कर रही थी, मेरी रक्षा कर रही थी। हमारे रिश्ते को उसने अपने तरीके से निभाया, भले ही कभी कभी उस तरीके से मेरी किडनी में दर्द होता था। मानसिक अस्पताल से बाहर निकलते ही बाहर की धूप चकाचौंध कर देने वाली थी। संगीत मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर पड़ा भारी पत्थर आखिरकार हट गया हो। अतीत के सारे दुख, मुझे जान से मारने की कोशिश करने वाले सारे दुश्मन, सबने अपनी करनी का फल पा लिया था। धन्यवाद। मैंने लियोरियम की ओर देखा। वह नीचे देख रही थी, अपनी बाहों में हिनयान को छेड़ रही थी। धूप में उसका चेहरा और भी कोमल लग रहा था। शायद भविष्य उतार चढ़ाव से भरा होगा। उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन कम से कम सबसे गहरे अंधकार छंट गए थे। हमारी बेटी और मैं आखिरकार एक सही मायने में नया जीवन शुरू कर सकते थे। हाइशी से लौटते समय जांगी की हवा भी मीठी लग रही थी। छोटी हिनान दिन ब दिन गोल मटोल होती जा रही थी और लिरुआन उसका मूड साफ तौर पर सुधर गया। एक दिन हिनान को गोद में लिए हुए उसने अचानक मुझसे कहा, हनी, चलो फिर से शादी करते हैं। मैं चौंक गया। क्या? पिछली वाली शादी मायने नहीं रखती, उसने सपाट लहजे में कहा, लेकिन उसके लहजे में अटल निश्चय था। यह एक अनुबंध, एक लेन देन, और यहां तक कि तुम्हारी वो मनहूस नकली मौत की योजना भी इसमें शामिल थी। इस बार बात अलग है। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी बाहों में सो रही छोटी हिनान को देखा। उसकी आंखें इतनी कोमल थीं कि उनमें पानी भर आता था। मैं नान को एक सही शुरुआत देना चाहती हूं और हम दोनों को एक नई शुरुआत देना चाहती हूं। मेरे दिल के सबसे कोमल कोने को जैसे हल्का सा छू लिया गया हो। हाँ, आखिर वो पुरानी बात क्या थी? ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। शादी कोई सदी को परिभाषित करने वाला समारोह नहीं था। लियो रुआन आश्चर्यजनक रूप से इस बार समारोह सादा था। उसने कहा कि वह चाहती है कि केवल उसके करीबी लोग ही इसके साक्षी बने, यानी मेरी बहन हूँ, मेरी भतीजी बिंग बिंग और मेरा बचपन का दोस्त चेंजे, जो भरोसेमंद तो नहीं है लेकिन वफादार है। लियो रुयान के परिवार ने केवल कुछ बेहद विश्वसनीय रिश्तेदारों और उसके माता पिता को ही आमंत्रित किया था। समारोह का स्थान जांगशी में एक छोटा सुंदर चैपल था। रंगीन कांच की खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जो गर्म और सुकून देने वाली थी। बिंग बिंग एक छोटी सी फूल वाली की पोशाक पहने उत्साह से इधर उधर दौड़ रही थी। वह लड़का चेंजे सूट और टाई में था, सभ्य दिख रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार दुल्हन की सहेलियों पर टिकी हुई थीं। तेंदुआ अपनी धारियां नहीं बदल सकता। मेरी बहन हीजू पहली पंक्ति में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं। मैं जानती थी कि वह मेरे लिए सचमुच खुश थी। जल्द ही प्रतीक चिन्हों के आदान प्रदान का समय आ गया। पुजारी हमारे सामने गंभीर मुद्रा में खड़े थे। मैं थोड़ी घबराई हुई थी। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं, लेकिन लुरुआन ने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। उसकी हथेली भी थोड़ी ठंडी और नम थी। हमने कोई विशाल हीरे की अंगूठी तैयार नहीं की थी। लियो रुयान ने कहा, ये ठंडी चीजें हमारे उथल पुथल भरे जीवन और मृत्यु के लायक नहीं हैं। रिश्ता। पुजारी की मुस्कुराती निगाहों के नीचे हम दोनों ने एक साथ धीरे और सावधानी से हाथ बढ़ाया। अपनी बेटी हियान को, जो मेरी बहन की बाहों में थी, उठाया और उसे एक साथ थाम लिया। नन्ही सी बच्ची गहरी नींद में सो रही थी। उसका छोटा सा मुंह 2-3 बार चटक रहा था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। हे नानी, लिरियन की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह हमारे प्यार का सबसे अनमोल प्रतीक है, हमारे विवाह का सबसे मजबूत बंधन है। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी बहन की तरफ। नन्ही हे नान हमारी बाहों में थी। मेरा दिल भावनाओं से भर आया था। हाँ, मेरी आवाज भारी हो गई थी। हम अपना जीवन उसकी रक्षा में, इस घर की रक्षा में व्यतीत करेंगे। प्रतिज्ञाएं छोटी थीं,
लेकिन उनका भार बहुत गहरा था। मेरी बहन नीचे फूट फूट कर रो रही थी। वह कमीना चेंजी भी एक पल के लिए चौंक गया। उसने मेरे कंधे पर जोर से थपथपाया। शियाओ चांग, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खुश है। अगर तुम्हारी पत्नी बाद में तुम्हें परेशान करे तो बस एक मर्द की तरह सह लेना। मैं बस हंस सकता था। शादी में लियोडोर यान सचमुच अलग दिख रहा था। सफेद गाउन पहने हुए उसके चेहरे से हमेशा की तरह की शीतलता और जुनून गायब हो गया था। उसकी जगह दुल्हन की अनोखी शर्म और नई मां की कोमलता ने ले ली थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें जो हमेशा तूफान को छुपाए रखती थीं, अब केवल गहरी खुशी और एक ऐसी शांति का एहसास लिए थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो लंबे समय से भटकता हुआ जहाज आखिरकार बंदरगाह पर पहुंच गया हो। स्वागत समारोह सादा था। चैपल के बगल में एक छोटे से रेस्तरां में आयोजित किया गया था। व्यंजन कम थे लेकिन स्वादिष्ट थे। सभी लोग हंसी मजाक से भरे हुए एक साथ बैठे थे। खुशी का माहौल था। कुछ लोग मजाक में कहते थे कि हम प्रेमी प्रेमिका मृत्यु से लौट आए हैं। संगीत और छोटी हिनान वह देवदूत थी जिसने यह चमत्कार किया। लू रुआन मुस्कुराई, अपना शराब का गिलास उठाया और उसे पी गई। उसकी मुस्कान उज्ज्वल और दमकती हुई थी। शादी के बाद जीवन ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया। कोई बड़ा नाटकीय घटनाक्रम नहीं था, बस रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य और मामूली बातें थीं। लियो रुआन अभी भी लियो रुआन ही थी। बाहर वह अभी भी वह रानी थी जो राज करती थी और पूरे सभा कक्ष को शांत कर सकती थी। लेकिन घर पर वह कार्टून वाला एप्रन पहनती थी। मेरी बहन ने उसे खरीदा था। बड़ी अनाड़ीपन से बेबी फूड मेकर का इस्तेमाल करना सीख रही थी। कभी कभी वह अचानक मेरे लिए खाना बना देती थी। स्वाद? खैर, बस इतना कहूंगी कि यह आश्चर्यों और चुनौतियों से भरा था। लेकिन उसे नाक पर आटा लगाए मेरी समीक्षा का बेसब्री से इंतजार करते हुए देखकर, चाहे स्वाद कितना भी खराब क्यों न हो, मुझे मुस्कुराकर कहना पड़ता था, स्वादिष्ट। किसने कहा था कि मैं उसके हाथों में हूं? छोटी हेयान हर दिन बदल रही थी। एक नन्ही सी बच्ची से जो सिर्फ रोती थी, अब वह करवटें बदल सकती थी। घुटनों के बल चलना और अस्पष्ट रूप से पापा और मामा को पुकारना। प्रगति का हर छोटा कदम घर को खुशी और हंसी से भर देता था। मेरी बहन हुआ अब बच्चों की देखभाल की समर्पित मुख्य कमांडर है। वह बेहद अनुभवी है और छोटी हीनी की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है। बिंग बिंग अपनी बहन की बहुत बड़ी लाडली बन गई है। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले वह अपनी बहन को ढूंढती है। आंटी, क्या छोटी बहन ने आज अच्छे से खाना खाया? आंटी, क्या मैं छोटी बहन को कोई गाना सिखा सकती हूँ? दोनों बहनों को एक साथ प्यार से बैठे देखना मेरे दिल को सुकून देता है। दिल। मेरी बहन के चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा मुस्कान रहती है। कभी कभी परिवार की चहल पहल देखकर वो चुपके से अपने आंसू पोंछ लेती है। मुझे पता है कि इतने कष्टों के बाद उसे एक सुखद अंत दिख रहा है और उसका मन शांत है। लू रुआन और मेरे प्रोत्साहन से उसने सजने संवरने की कोशिश भी शुरू कर दी है और कभी कभी अपने पुराने सहपाठियों और दोस्तों के साथ बाहर भी जाती है। यह अच्छी बात है। जिंदगी तो आगे बढ़ती ही रहती है। जहां तक चैनर्जी की बात है, वो आजकल और भी रहस्यमय हो गया है। वो अपना सारा समय अपने फोन में ही बिताता है, एक बेवकूफ़ी भरी वीडियो के साथ। वह मुस्कुराता है और उसकी फोन कॉल रहस्यमयी होती है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह डेटिंग कर रहा है, तो उसने अनजान बनने का नाटक किया। मेरे जैसे अच्छे रुतबे वाले व्यक्ति को डेटिंग करनी ही चाहिए। लोग मेरे पीछे पड़े हैं। क्या गजब का आदमी है। दूसरी तरफ लियो रुआन ने मुझ पर नजर रखने की अपनी छोटी सी आदत पूरी तरह से नहीं छोड़ी है, लेकिन अब यह ज्यादातर फ्लर्टिंग जैसी लगती है। पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको मेरी और बच्चे की याद आ रही है? फोन पर उसकी आवाज कोमल और मीठी है, जिसमें थोड़ी सी नखरेबाजी का एहसास है। पहले का वह दमनकारी लहजा जो पूछताछ जैसा लगता था, अब गायब हो गया है। मेरी आत्मा। पैसों की बात करें तो मेरे पास जो 10 मिलियन से ज्यादा का एस्केप फंड था, जिसे मैं चैनर्जी के साथ मिलकर कुछ करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था, वो सब लियो रुएन ने जब्त कर लिया। पतिदेव, आपका पैसा मेरा पैसा है, उसने भौहें चढ़ाते हुए बड़े ही सहज भाव से कहा,
और ये हमारी नानी की भविष्य की शिक्षा निधि, दहेज निधि और स्टार्टअप संगीत निधि है। ठीक है, आप जीत गए। आपको मेरी पत्नी और मेरी बेटी की मां किसने बनाया? एक बार छोटा बच्चा सो रहा था और हम सोफे पर एक दूसरे से लिपट रहे थे। उसने अचानक मेरी कमर में उंगली मारी। पतिदेव, क्या आपके पास पुनर्जीवन कवच का कोई अतिरिक्त कवच है? संगीत, अगर मैं कभी आपको दोबारा न ढूंढ पाऊं तो? हालांकि वह मजाक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। मैं हंस पड़ा और उसे और पास के पालने में लेटी हमारी बेटी को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। चिंता मत करो, इस बार तुम मुझे पीट पीट कर मार भी डालो, मैं फिर भी नहीं भागूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। वह संतुष्ट बिल्ली की तरह मेरी बाहों में सिमट गई। खिड़की से सूर्यास्त की रोशनी पूरे बैठक कक्ष को एक गर्म चमक से भर रही थी। मैंने अपनी कोमल बेटी और लियुरुआन को गोद में लिया हुआ था, जो वह धीरे से मेरे कंधे पर झुक गई। मेरी बहन और बिंग बिंग पास ही थीं, धीरे धीरे हंस रही थीं। छोटी हेयान को चिढ़ा रही थीं, जो अभी अभी उठी थी और अपनी आंखें मल रही थीं। एक शांतिपूर्ण जीवन, शायद यही इस पल का सार है। मैं हियांग एक समय सोचती थी कि मेरा जीवन बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गया है और मैं एक बार तो मर भी गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि घटनाक्रम मुझे यह अकल्पनीय पूर्णता प्रदान करेगा। यह सब सार्थक था, सचमुच सार्थक था। मैं अपना शेष जीवन इस प्रेम और स्नेह की रक्षा करते हुए व्यतीत करूंगी। अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेन्ड वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, सो यू नेवर मिस एन अपलोड।